हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो यहाँ पे क्या पूछा हो हमसे, मेलिबिलिटी पूछा हुआ है और डक्टिलिटी पूछा हुआ है। तो पहले तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो मेटल्स होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में बात करूं तो उसको बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम बात करें मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की एक फॉइल चढ़ी होती है, बिल्कुल पतली सी फॉइल चढ़ी हुई होती है ना। तो यानी कि हमारा जो सिल्वर है वो मेलिएबल है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेगा। एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनसे हम वायर्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉपर की वायर, राइट, तो यानी कि हमारा कॉपर कैसा है, डक्टाइल नेचर का है। अब जैसे तुम लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते होंगे तो हम ज्वेलरी में क्या बात करते हैं कि सिल्वर की ज्वेलरी हो गई, गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, यानी कि हम उसको वायर में चेंज कर पा रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी मेटल को वायर में चेंज करते हैं, यानी कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेटल है जिसमें मेलिबिलिटी भी है, जिसमें डक्टिलिटी भी है, सोडियम, गोल्ड, सीजियम या फिर हीलियम। तो यहाँ पे आंसर बनेगा गोल्ड। ठीक है, जो गोल्ड होता है उसमें मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है और डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। एल्यूमिनियम को कहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो याद रखना बॉक्साइट और से मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर यानी कि O3 की जो लेयर होती है, ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब देखो ये है हमारी अर्थ की सरफेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा सन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो सन है वो बहुत सारी रेडिएशंस निकाल रहा होता है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारी ये जो अर्थ होती है इसकी एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है स्टेथोस्फेयर। स्टेथोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर होती है, यहाँ से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं उसको अंदर, धरती के अंदर आने नहीं देती है, यानी कि वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूवी लाइट होगी वो अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी और वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, तो कौन बचा रहा है हम लोगों को, ओजोन की लेयर बचा रही है, और ये जो ओजोन की लेयर होती है वो स्टेथोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी हीट लेड नाइट्राइड यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस in a boiling tube, we observe the emission of brown fumes. Which one of the following is the brown gas? तो याद रखना हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेड नाइट्राइट प्रेजेंट है। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे ना तो ये टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो ये कौन सी गैस बाहर निकालेगा, ये निकालेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A solution contains 20 gram of solute in 180 gram of solvent. If the solvent is water, what is the concentration of solution in terms of mass by mass percentage? यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है सॉल्यूट और एक प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट। अगर मैं बात करूँ NCERT के हिसाब से तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूट होता
होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पानी में मैंने चीनी घोल दी, तो रिएक्टिव पार्ट क्या होगा, चीनी होगी, तो वो क्या है हमारा सॉल्यूट, और जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, यानी कि वो हो जाएगा पानी इस केस के अंदर। अब देखो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा कि ऊपर भी हम लोगों ने लिखा मास, नीचे भी हम लोगों ने लिखा मास, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाला गया है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है। सॉल्वेंट की कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है, लेकिन नीचे हमें क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन लिखना होता है, और सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 + 180 करेंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 200, ठीक है। तो नीचे हमने लिख दिया 200 और यहाँ पे आ गया 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया अपने पास 10%। तो यहाँ पे आंसर कितना बनेगा 10%, यानी कि सी ऑप्शन ठीक होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन एन ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज have the same energies. Their penetrating power in a given medium in increasing order will be. अब देखो जब भी हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस के बारे में, तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की। इतनी कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि अगर हम वहाँ पे कोई भी पीस ऑफ पेपर रख देंगे तो उससे भी वो पास नहीं कर पाएगा। अगर हम ह्यूमन स्किन के बारे में भी बात करेंगे तो उसमें भी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल की, फिर उसके बाद आएंगे बीटा पार्टिकल, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेस की। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसकी है, अल्फा पार्टिकल, फिर उसके बाद है बीटा, फिर उसके बाद है गामा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने पास, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास, और नीचे आ जाता है वैलेंस। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें किसके बारे में, अगर मैं इन सब में से देखूं तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट किसका इक्वल होगा। नीचे से शुरू करते हैं NaCl से। तो अगर मैं NaCl के बारे में बात करूं तो Na जो होता है इसका वेट कितना होगा 23, और यहाँ पे जो मेरे पास क्लोरीन पड़ा हुआ है इसका वेट कितना होता है 35.5। वैसे तो 35.45 होता है, हम इसको राउंड ऑफ करके 35.5 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 23 + 35.5, और नीचे वैलेंस का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर। तो यहाँ पे कंबाइनिंग पावर कितनी होगी 1 होगी, तो हमने नीचे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो ये कितना आएगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके जो मास है उनको प्लस ही करना है, तो यानी कि यही आ गया 23 + 35.5, कितना आंसर आएगा 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे NaCl के अंदर मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम कौन से फ्यूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम गैस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे एसीटाइलिन यूज़ करते हैं। एसीटाइलिन क्या होता है C2H2, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे इथाइन बोल देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना एसिटाइलिन के साथ साथ और कौन सी गैस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग में एसिटाइलिन प्लस ऑक्सीजन गैस होती है। साथ के साथ ये भी याद रखना
फ्लेम कौन सी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे ब्लू फ्लेम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन बैटरीज। तो मोबाइल फ़ोन बैटरीज में हम लिथियम को यूज करते हैं। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट एटम इज इनडिविजिबल। किसने प्रपोज किया था कि एटम होते हैं इनडिविजिबल, तो वो किया था डेल्टन ने। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी थी एटम के बारे में वो डेल्टन ने ही दी थी। उसने बोला था कि एटम्स इनडिविजिबल होते, तभी इसका नाम एटम पड़ा था, क्योंकि एटम का मतलब ही होता है अनडिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। जितने भी क्वेश्चंस करवाएं वो सब के सब समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।